कहता हूँ। बेटा आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स। इसमें से यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा 2 मल्टीपल चॉइस आएंगे और जो उन्होंने हमें आउटकम्स दिए हैं, जो उसमें हमें टॉपिकल्स दिए हैं, वो यूएचएस के अकॉर्डिंग वो ये हैं। इनमें बेटा अगर आप इन टॉपिक्स को गौर से देखें तो इट मींस दैट कि हम जो है वो मेजरमेंट जो है इसको 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करेंगे लेक्चर में। फर्स्ट जो है इसमें हमें जो प्रिपेयर करना है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो फेज होगा जिसमें हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, और थर्ड जो है वो एरर एंड अनसर्टेनिटी है, उसमें हमें परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को देखना है और असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट जो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको हमें अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड भी करना है, उसकी अच्छे से इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करनी है। बेटा साथ साथ जो है वो हमें जो कि फर्स्ट लेक्चर तो मैं गाइड करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप जब भी लेक्चर जो है वो अटेंड करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास बेटा क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अंडरलाइन करवा सकूं, वो साथ साथ आपने अंडरलाइन करते जाना है। और ट्राई करना है कि आप जब लेक्चर सुन रहे हो तो साथ साथ नोट डाउन करें। नोट डाउन जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आप कंसीव करेंगे उनको नोट डाउन करें, कोई शॉर्टकट है उसको नोट डाउन करें, जो कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आया है उसको नोट डाउन करें, वो साथ साथ आपने उसको नोट डाउन करते जाना है। सो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से जो हमें यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस गिवन है उसका फर्स्ट पोर्शन जो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, एंड कुछ पोर्शन जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करूंगा। मैं आपको बेटा स्टार्स की तरफ से जो है वो होम असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, लेक्चर्स के पैरेलल जो है वो साथ साथ आप तक होम असाइनमेंट्स पहुंची रहेंगी, उनको आपने घर में अपने तौर पे सॉल्व करना है ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो सके। बुक्स जो हैं वो लाजमी परचेज कर लें, क्योंकि साथ साथ जब आप प्रैक्टिस बुक भी आपके पास होगी तो उससे थ्योरी और लेक्चर मिला के जब आप प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस करोगे तो इंशाल्लाह जो है वो उसमें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आप नॉलेज कंसीव करेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट होती जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट है उसकी जो डिस्कशन है उसमें मज़ीद आपको साथ साथ गाइडेंस मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स। बेटा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा ह्यूमन ऑब्जर्वेशन जो है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन ब्रिंग्स अ सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट वाज नेम्ड नेचुरल फिलॉसफी। बच्चों सब जो 19th सेंचुरी से पहले जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो एक ही डिसिप्लिन के अंडर स्टडी किए जाते थे। जितनी भी साइंसेस थी जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, इसमें लिविंग साइंसेस थी, नॉन लिविंग थी, वो एक ही सब्जेक्ट के अंडर डिस्कस होती थी जिसको बोलते थे नेचुरल फिलोसफी। बाद में नॉलेज इतना वास्ट होता गया कि इसको जो है 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इसको सब डिवाइड कर दिया गया इन हम फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस, अच्छा बेटा फिज़िकल साइंस कौन सी क्या होती है, जो विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल जो है ये लिविंग थिंग्स। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, फ़िज़िकल साइंस से। जबकि हमारे पास ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, ये वाले जो हैं ये हम कहेंगे लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेस से डील करती हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस है, फिज़िक्स बिलोंग्स टू, सो हम कहेंगे दिस बिलोंग्स टू फिज़िकल साइंस। बेटा फिज़िक्स जो है हम कहते हैं कि इसको डिफ़ाइन कर रहे होते थे हम, फिज़िक्स बेसिकली इट इज़ द branch of science in which we study the mutual relationship of mass and energy। सो हम मैस और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं और उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। फिज़िक्स बेसिकली जो है इट्स अ फंडामेंटल साइंस
और बीइंग फंडामेंटल साइंस जो है, अब बेटा ये जो है इसका एरिया ज़ाहिर बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इसलिए हमें जो है वो बुक में बताए हुए हैं फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स जो है क्या क्या है। बेटा इसके जो फ्रंटियर हैं इसमें हम कहते हैं कि फ्रंटियर मीन एरियाज़, किन किन एरियाज़ में फ़िज़िक्स जो है वो इन्वॉल्व है। फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ही फ़िज़िक्स की जो है उसमें हम फर्स्ट जो फ्रंटियर हम कहते हैं जी एट ए वेरी लार्ज स्केल, एट ए वेरी लार्ज स्केल। देन हम कहते हैं सेकंड फ्रंटियर में फ़िज़िक्स में, उसमें हम कहते हैं फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है एट ए वेरी स्मॉल स्केल। एंड थर्ड फ्रंटियर में हम कहते हैं कि इट आल्सो डील्स मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। हाँ बेटा फिज़िक्स जो है बेसिकली जो है फंडामेंटल साइंस जो है, बीइंग फंडामेंटल साइंस इट कवर्स होल यूनिवर्स फ्रॉम, आप कह सकते हो कि एक स्मॉल पार्टिकल से लेकर, पार्टिकल फिज़िक्स से लेकर जो है आपके एस्ट्रोफिज़िक्स तक, ये पूरी जो है वो यूनिवर्स को कवर करती है। इसलिए उन्होंने मेन फ्रंटियर्स यानी एरियाज़ जो हैं तीन जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एट ए वेरी लार्ज स्केल जो है इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ गैलेक्सीज़ है, स्टार्स है, तो इसमें फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स है। सो एस्ट्रोफिज़िक्स जो है बेसिकली इट इज़ आप कहेंगे कौन किससे बिलोंग करती है, फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स से बिलोंग करती है। सो बेसिकली फ़िज़िक्स को तीन मेजर जो है उन्होंने एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक एरिया वो है कि जिसमें बड़े स्केल के ऊपर फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है, जिसमें स्टडी ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, स्टडी ऑफ स्टार्स हैं, गैलेक्सी की मोशन है, सन है, स्टार्स की स्टडी है एट ए वेरी लार्ज स्केल। इसमें देखें जी साइंटिस्ट जो है दे थिंक दैट कि एटम के अंदर भी एक दुनिया आबाद है, एटम इट सेल्फ हैव ए यूनिवर्स, और इसी क्यूरियोसिटी में हम जो है वो एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर करने के काबिल भी हो गए हैं। इसमें फॉर एग्जांपल जो है बेटा पार्टिकल फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकंड फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स। मतलब जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ़िज़िक्स स्टडी कर रहे होते हैं वो आपकी जो है वो कहाँ पे बिलोंग करती है, सेकंड फ्रंटियर से बिलोंग करती है। मतलब स्टडी ऑफ फिज़िक्स एट ए वेरी स्मॉल स्केल जो होता है, मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट जो है इसमें बेटा हम जो है वो मालिक्यूलर साइज से लेकर टू अर्थ साइज जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी जो है वो हम थर्ड फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स में जो है वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सो it means कि physics have been divided into three major areas, mean frontiers। कौन कौन से हैं? first frontier at very large scale, second frontier at a very small scale, and third is middle size object। for example को आपसे कहे जी कि particle physics जो है it involves which frontier of physics, हम कहेंगे second frontier of physics जो है जैसे हमें आपको molecular size से लेकर अर्थ साइज तक कोई भी स्टडी करनी है इस environment में, तो वो कौन से फ्रंटियर में आएगी, वो थर्ड फ्रंटियर में आएगी, मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स है। बट अब बीइंग फंडामेंटल साइंस जो है फिज़िक्स जो है ये इन्वॉल्व है, फिज़िक्स क्योंकि हम बेटा इसको बोल रहे हैं ये फंडामेंटल साइंस है, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल साइंस। तो बीइंग फंडामेंटल साइंस जो है इट इन्वॉल्व्स मेजरली जो है बेटा थ्री थिंग्स। कौन से जी? इसमें हम कॉन्सेप्ट्स स्टडी करते हैं, इसमें हम लॉज और प्रिंसिपल्स जो है इनकी स्टडी करते हैं, इसमें हम थ्योरीज़ को डिस्कस करते हैं। देखो फिज़िक्स जो है बेटा इसमें चूँकि अब ज़ाहिर कोई भी फंडामेंटल साइंस है, सो ये तीन पिलर पे जो है वो बेस करती है, कॉन्सेप्ट्स, उस सब्जेक्ट के लॉज और प्रिंसिपल और थ्योरीज़। जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें अगर हम कहें कॉन्सेप्ट्स जो हैं
कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इट डील्स विद फिज़िकल क्वांटिटीज़। एक कॉन्सेप्ट जो है कंसर्न्स विद फिज़िकल क्वांटिटीज़ डेट कैन बी मेजर्ड जो है। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है उनसे रिलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जो है वो करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हम जैसे पढ़ते हैं हम उस ये कॉन्सेप्ट है, मैस एक कॉन्सेप्ट है, टाइम एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या हैं, इट इन्वॉल्व्स दोज क्वांटिटीज़ जो है वो कंसर्न विद द बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है। हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। मैस क्या होता है, टाइम क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, दीज आर ऑल कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। अब जब हम बात करते हैं लॉज और प्रिंसिपल की, लॉज आर प्रिंसिपल्स, ये क्या है कि ये बेसिकली कंसर्न करते हैं रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो ये रिलेट करते हैं, रिलेट्स कॉन्सेप्ट जो है या रिलेशन बिटवीन आप कह लें जो है कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो डेवलप हम करते हैं उनको हम लॉज और प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ओहम्स लॉ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयल्स लॉ है, हुक्स लॉ है। ये सारे बेटा क्या कर रहे हैं, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो से ज़्यादा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो लॉज और प्रिंसिपल जो है फॉर एग्जांपल ये रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ओहम्स लॉ जो है ये किसको रिलेट कर रहा है, ये करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट कर रहा होता है। हम कहते हैं करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और जब बॉयल्स लॉ जो है ये प्रेशर और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को जो है वो रिलेट कर रहा होता है। लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ भी लॉ और प्रिंसिपल होगा ये विदाउट लिमिटेशन नहीं होगा। हमेशा जो है लॉज आर प्रिंसिपल ऑलवेज एसोसिएट विद लिमिटेशन, उसमें हमेशा लिमिटेशंस होंगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब लिमिटेशन के बगैर लॉ और प्रिंसिपल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कह रहा हूँ ओहम्स लॉ में हम कहते हैं करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बट कब, जब फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो लिमिट आ गई। बॉयल्स लॉ जो है हम कहते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हुक्स लॉ जो है उसमें भी हम कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है अप्लाइड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एक्सटेंशन के। तो इट मीन्स बेटा कि जो जितने भी लॉज और प्रिंसिपल हैं वो लिमिटेशन भी उनमें होती हैं साथ साथ। लास्ट वन थ्योरीज जो है, थ्योरीज़ की अगर बात करें तो थ्योरी बेटा हम उन कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं, दीज आर रिलेट्स कॉन्सेप्ट्स विच आर नॉट एक्सेसिबल टू या नॉट एक्सेसिबल टू ह्यूमन सेंसेस, एक्सेसिबल टू ह्यूमन सेंसेस, इनको हम जो है वो थ्योरीज़ का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, आप वेव थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है जी, आप एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ा करते थे, उसमें हम जो है वो सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में है, वैलेंस बैंड में है, तो वो बेसिकली हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। जैसे मैथ्स एक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स एक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, बट डेट इज़ एक्सेसिबल टू ह्यूमन सेंसेस, तो वो हम कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो ह्यूमन सेंसेस को एक्सेसिबल नहीं है। उनसे रिलेटेड जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम उनको डिटेल जो स्टडी करते हैं उसको नाम क्या देते हैं, थ्योरी। सो बीइंग फंडामेंटल साइंस जो है फिज़िक्स आल्सो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स, लॉज आर प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। बट एक टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है पेज नंबर 2 के एंड और 3 में, जैसे कुछ हमें फिज़िक्स से रिलेटेड जो है वो ब्रांचेस की डेफिनेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें कहा गया है कि आप बुक से भी अंडरलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमें बताया गया है कि व्हाट इज़ पार्टिकल फिज़िक्स, व्हाट इज़ पार्टिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, इनकी डेफिनेशन जो है वो वहाँ पर लिखी हुई, न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब इनसे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल फिज़िक्स जो है हम कहते हैं इट डील्स विद
अब यूँ क्वेश्चन बन सकता है पार्टिकल फिज़िक्स जो है डील्स विद, हम कहेंगे पार्टिकल फिज़िक्स जो है डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स, स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स। अच्छा बेटा यहाँ याद रखना है कि अल्टीमेट पार्टिकल कौन से होते हैं। अल्टीमेट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं विच आर नॉट फर्दर डिविजिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हम चैप्टर 21 में हम पढ़ चुके हैं कि वो फर्दर भी डिविजिबल हैं, जहाँ हमने क्वार्क्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा था चैप्टर 21 के लास्ट पे। सो याद रखना है कि स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स जो है दैट डील्स इन पार्टिकल फिजिक्स। सो अल्टीमेट पार्टिकल्स कौन से होते हैं विच आर नॉट फर्दर डिविजिबल। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, हम कहते हैं जी स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, दैट इज़ इसमें हम जी स्टडी करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी जो स्टडी है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो है उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। सिमिलरली इस तरह से जी बेटा सॉलिड्स रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इट डील्स विद the study of those particle objects, study of those objects जो है which are, या study of motion of object कह सकते हैं, motion of objects moving approaching to speed of light, approaching to speed of light, to speed of light। अच्छा बेटा जब हम कहते हैं अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट तो इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब होता है कि स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकंड है? हरगिज़ नहीं। देखें अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा होता है, मतलब डेट इज़ उसकी जो स्पीड है वो 0.7 c या हम कह सकते हैं और 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के अराउंड अबाउट होगी। हम कहते हैं कि डेट इज़ अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं, जिनकी स्पीड जो है अप्रोच कर जाती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड का राउंड अबाउट जो है, या स्पीड ऑफ लाइट का 70% मीन 0.7 c, उनके ऊपर जो है फिर वो आम जो लॉ है न्यूटन्स लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहते। उसके लिए फिर उसकी जो मैकेनिक्स है उसके ऊपर जो है वो हम स्टडी करते हैं अंडर द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक उसको बोलते हैं। इसी तरह से बेटा आपकी बुक में जो है वो आपको सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में भी बताया हुआ है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स ये पेज नंबर 3 पे है, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्या है? स्टडी ऑफ जो है हम कहते हैं दी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सो बेटा इसमें से मल्टीपल चॉइस बन सकता है। फॉर एग्जांपल जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है डील्स विद द स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स, तो ऑप्शन में आप कहोगे आंसर इज़ पार्टिकल फिजिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, आंसर इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम इस तरह आपको गाइड कर रहे होते हैं कि ये अंडरलाइन कर लें, इनको नोट डाउन कर लें, सम स्टूडेंट्स में थिंक कि ये तो बहुत इजी सी चीज़ें हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तब ही मिस्टेक होगी। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इसको गौर से नहीं पढ़ेंगे तो वो स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल एंड एटॉमिक न्यूक्लियर मिक्स हो जाता है। समटाइम्स ऐसा भी है कि लिखा होता है कि स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर डील्स विद, वो आंसर कर देते हैं पार्टिकल फिजिक्स। हालांकि ऐसा नहीं है, तो एक दफ़ा ये गो थ्रू करना ज़रूरी है। इसी तरह से बेटा अब इसी पेज पे देखिएगा, पेज नंबर 2 पे, तो इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स भी बताए हुए हैं, उसका एक टेबल बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? फ़िज़िक्स जो है बेसिकली दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ अगर जो है वो मिला के पढ़ी जाए तो उसको हम नाम क्या दे देते हैं? इंटरडिसिप्लिन साइंस। फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स जो है वो बायो के साथ म्यूचुअल पढ़ी जाती है तो उसको हम नाम क्या दे देते हैं? बायोफिज़िक्स जो है। इसी तरह से जो है वो जियो फिज़िक्स है, ठीक है जी, जियोलॉजी जिसमें, तो ये बेटा ये सारी जो है ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं। फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक है, ये सारे जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में आते हैं। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है रिप्रेजेंट्स
ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिप्रेजेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ साइंस। सो उसमें से इनमें से कोई भी गिवन हो सकता है, उस टेबल को एक नज़र आपने रीड आउट कर लेना है। बेटा पेज नंबर 3 के ऊपर ही दो इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, वो एक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साथ साथ लेक्चर में जो है वो जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था फॉर्मेट में कि जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो टेबल जहाँ जहाँ जिनको एनालाइज करना वो भी मैं साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो पेज नंबर 3 के ऊपर जो है वो देखिएगा, उसमें सबसे पहले जो है वो आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। उसमें जो कहते हैं जी सिलिकॉन जो होता है, कंप्यूटर चिप्स जो हैं ये डेवलप की जाती हैं, ये मल्टीपल चॉइस बन सकता है जी, बाय वेफर्स ऑफ जो है वो मेटलॉइड्स ऑफ क्या कह रहा है, सेमीकंडक्टर्स जो है। सो ये सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन जो है उससे डेवलप की जाती है, सिलिकॉन है। सो वेफर्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो कहता है जी इससे हम जो है वो डेवलप करते हैं कंप्यूटर चिप्स, यानी कि सिलिकॉन जो है वो आमतौर पे सैंड से ऑब्टेन करते हैं, उससे जो है वो कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन गिवन है पेज 3 के ऊपर ही। अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिस्टेंसेस जो है वो गिवन है, और उसमें आप देखो तो आपको जो है वो यहाँ पर जो है ना लेंस बेसिकली जो है वो गिवन है। तो उनमें बेटा ये इसमें से जो इसको इस टेबल को भी एनालाइज करना है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ आप देखेंगे तो डायामीटर ऑफ एन एटम आपको दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस आपको बताया हुआ है। इसी तरह से जो है वो आपको जो है ना रेडियस ऑफ जो है वो डायामीटर ऑफ अर्थ जो है वो सन का डिस्टेंस जो है फ्राम द अर्थ जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखी हुई हैं। इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टेबल को एनालाइज करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इसमें से मल्टीपल चॉइस आपका बना जी, आपसे कोई कहे ये बताएं कि द रेशो ऑफ लेट्स से डायमीटर ऑफ एन एटम टू दैट ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा। तो बेटा आपने टेबल एनालाइज किया हुआ तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डायमीटर ऑफ एन एटम है इट इज़ द ऑर्डर ऑफ जो है वो क्या है 10⁻⁻10, और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻14। सो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो यहाँ पर जो कि हमें -14 गिवन है, तो इट मीन्स कि इनकी जो रेशो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 10⁻4। सो इस तरह के बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह से जो है इसी में क्वेश्चन हम बना सकते हैं, द मोस्ट सूटेबल यूनिट टू डिस्क्राइब द डायमीटर या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा। लेट्स से क्वेश्चन। सो बेटा इन्फॉर्मेशन को इस तरह से हमें एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि जैसे देखो ऑप्शंस हमें गिवन है, लेट्स से वो हमें कहे जी माइक्रोन, फर्मी, एंगस्ट्रॉम या फिर लेट्स से लाइट ईयर। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखो आपने टेबल को एनालाइज किया हुआ, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब देखें वी डू नो कि डायमीटर जो ऑफ एन एटम न्यूक्लियस जो है इट्स अराउंड अबाउट 10⁻⁻15। सो इसमें जो है वो हमारे पास -14 भी कहीं पे लेते हैं, 15 भी लेते हैं। लेट्स से इसको हम 15 जो है वो कर लेते हैं 10⁻5, जो कि ज़्यादातर बुक्स में जो है इसको 10⁻−15 ही लिखा गया। सो लेट्स से जी कि यहाँ पर उसने पूछा द मोस्ट सूटेबल यूनिट टू डिस्क्राइब द डायमीटर ऑफ ए न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा। तो अब देखो कि हमें ना पता है कि ये जो प्रीफिक्स जो है वो पढ़ा होगा आपने माइक्रो, 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं माइक्रो। लेकिन बेटा अगर मैं इसके साथ मीटर लगा दूँ ना, फिर इसको माइक्रो नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, फिर माइक्रोन बोलते हैं।
फर्मी 10⁻⁻15 जो है ये फेम्टो होता है, लेकिन अगर मैं इसके साथ मीटर लगा दूं, अब इसको फेम्टो नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा फर्मी। ये सबको पता होगा 10⁻⁻10 जो है इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। लाइट ईयर जो है ये 9.5 10⁻15 मीटर ये यूनिट है होता है लेंथ का। लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये सारे बेसिकली स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस ऑफ लेंथ है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। मतलब माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर, फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर है, लाइट ईयर 9.5 × 10⁻15 मीटर। अच्छा, अब इसमें देखो मोस्ट सूटेबल यूनिट उसने पूछा है टू डिस्क्राइब द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है भाई, बीटा आंसर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है कि ये हमारे पास ये एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, फर्मी ये स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस ऑफ लेंथ है। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। समटाइम्स हमें आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे जी आपसे कहा जाए कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज द ऑर्डर ऑफ अब बेटा रेडियस ऑफ अर्थ इज द ऑर्डर ऑफ, लेट्स से इस तरह का क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो है रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर या 6.4 10⁻6 मीटर। अब हमें इसको ऑर्डर में बताना है। ऑर्डर मीन आप कह सकते हैं कि इसमें हमें जो है वो 10 की पावर में हमने इसको लिखना है। तो अगर गौर करें तो अब देखो कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0.64 × 10⁻, अब क्या हो गया 7। सो मैं ये वाला जो पार्ट है इसको इग्नोर कर सकता हूँ। सो आंसर जो है वो होगा 10⁻7 मीटर। अब मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, तो अपन को याद होता है कि रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10⁻6 मीटर, तो आंसर दे देते हैं 10⁻6 मीटर, 10⁻6 ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है बेटा, इसमें जो है वो आपने क्या करना है, उसको 1 डेसिमल प्लेस तक जो है वो लेके जाना है उसकी वैल्यू को। उसके बाद जो है आपने ये फ्रैक्शनल पार्ट उसमें से हटाना है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स कहलाता है। जैसे पेज नंबर 8 के ऊपर भी मैसेज गिवन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हमें जो है वो लेट से उसमें कहा जाता है जी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलें पहले इसमें जो है वो हम अर्थ कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ इज द ऑर्डर ऑफ, ताकि आपको इजीली समझ आ गए। अब मास ऑफ अर्थ इज द ऑर्डर ऑफ, आप जो है वो अगर लेट से क्या ऑप्शन गिवन है 10⁻24 किलोग्राम या 10⁻25 किलोग्राम, तो मोस्टली स्टूडेंट जो है इसमें आंसर क्या करेंगे, वो 10⁻24 आंसर करेंगे। आंसर जो है वो क्या है 10⁻25। वो कैसे बेटा, क्योंकि हमें पता है कि ये मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो अब देखो इसमें हमारे पास हम जो है वो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक अगर लेके आए तो 0.6 × 10⁻25 किलोग्राम। अब देखो हमने उसको 10 की पावर में लिखना है ना, तो आमतौर पर रूल ये है कि हम उसको जो है वो 1 डेसिमल तक लेके जाके फिर उसके बाद जो है वो राउंड ऑफ करने के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक, तो उसके बाद जो है वो इस फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करते हैं, तो आंसर बनेगा 10⁻25। सिमिलरली अगर नेगेटिव हो, जैसे द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ, इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ। सो बेटा इसमें देखिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब जो है इसको अगर आप करोगे राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस पे, तो ये बनेगा 0.911 10⁻30 kg। अब उसमें तो ऐड हुआ था ना प्लस, तो ये माइनस पावर है इसमें, वो तो ऐड ही रहा है, लेकिन पावर डिक्रीज़ कर जाएगी। अब इस वाले पार्ट को अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो ये ऑर्डर क्या बनेगा 10⁻30। सो बेटा आपने जो है वो पेज नंबर 8 के ऊपर जो मैसेज का टेबल गिवन है उसको एक नज़र एनालाइज कर लेना है। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ मास ऑफ अर्थ इज़ द ऑर्डर ऑफ क्या लिखा हुआ है 10⁻25 किलोग्राम। द मास ऑफ सन इज़ द ऑर्डर ऑफ क्या लिखा हुआ है
30 किलोग्राम। सो इट मीन्स कि वो जो ऑर्डर है वो ठीक लिखे हुए हैं बेसिकली। सो जब भी इस तरह का इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपने उसको सॉल्व कर लेना है। और वैसे याद रखने के लिए आई होप सो कि आपको ऑर्डर क्लियर होगा ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो जैसे रेडियस ऑफ अर्थ है तो उसमें हम 10⁻⁷ मीटर आंसर देंगे, 10⁻⁶ नहीं देंगे, क्योंकि आप पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस पे उसको राउंड ऑफ करके फिर आप ऑर्डर निकालते हैं। इसी तरह से मैस ऑफ अर्थ का ऑर्डर आप निकालें तो आप आंसर 10⁻24 नहीं देंगे, आपका आंसर 10⁻25 की जो kg होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ DNA जो है उसका मैस गिवन है। तो एक नज़र बेटा ये दोनों टेबल आपने अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, लेंथ का भी, डिस्टेंसेस वाला भी और मैसेज वाला जो पेज नंबर 8 के ऊपर गिवन है। अब बेटा जो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के बाद जो है वो हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी हम कहते हैं एनीथिंग दैट कैन बी क्वांटिफाइड। फिज़िकल क्वांटिटी एनीथिंग दैट कैन बी क्वांटिफाइड, उसको हम कह देते हैं कि वो फिज़िकल क्वांटिटी है। एनीथिंग दैट कैन बी क्वांटिफाइड, हर वो चीज़ जिसको मेजर किया जा सके उसको हम नाम दे देते हैं फिज़िकल क्वांटिटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है वो क्या है बेटा, मैस है, हम कह सकते हैं लेंथ है, ठीक है जी, टाइम है, ये सारी जो है वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा बेटा क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जो कि मेजरेबल ना हो? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बोली ना कि एनीथिंग दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जिसको हम कैलकुलेट कर सकें, मेजर कर सकें। तो अब देखो कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जिसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं रखेंगे? हाँ जी, जैसे गुस्सा है, खुशी है, गम है, ये जो है बेटा वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएंगी क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। तो फिज़िकल क्वांटिटी जो भी मेजरेबल हो, अब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है बेटा उसको हम जो है वो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, एनी फिज़िकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ, उसमें हम कहते हैं जी एक तो उसका हम कहते हैं क्या होता है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, एंड दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि उसका साथ क्या होता है, यूनिट होता है। तो कोई भी जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी जो पहचान है वो हम कैसे करते हैं, यूनिट से करते हैं। जैसे किलोग्राम केजी जो है वो किसका यूनिट है, किस फिज़िकल क्वांटिटी का, मैस का। सेकंड जो है वो किसका यूनिट है, टाइम का, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा हम कहते हैं लेंथ, मीटर जो है वो मेजर करते हैं। सो अब वो जो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, दो चीज़ें जो हैं उसके साथ नेसेसरी पार्ट हम कह रहे होती हैं, कौन कौन सी, न्यूमेरिकल उसका मैग्नीट्यूड होता है अलॉन्ग विद इट्स यूनिट। अच्छा फिज़िकल क्वांटिटी की हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट से देखें तो इसकी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या बनती हैं। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है वो हम कहते हैं कि ये होती हैं बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा बेटा बात ये है कि ये मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है इसकी ये टाइप्स होती हैं। विद रिस्पेक्ट टू नेचर जो है वो उनकी टाइप्स, अगर इनकी हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू नेचर, विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर, तो फिर इनकी जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो कोई रेशो हो सकती है, रेशो और कांस्टेंट हो सकता है, रेशो और वो फिज़िकल क्वांटिटी कोई कांस्टेंट हो सकती है, वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर हो सकती है, वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर हो सकती है। ये जो हम सारी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, ये जो टाइप्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू नेचर हैं। तो नेचर के लिहाज से फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम जो है वो कहते हैं कोई कांस्टेंट है, कोई दो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो है, कोई स्केलर है, कोई वेक्टर है, कोई फेज़र है, कोई टेंसर है। वो सारी चीज़ें बेटा कौन सी होती हैं, वो हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है वो हम कहते हैं कि दो इनकी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच में हम कह सकते हैं विच कैन नॉट बी defined in terms of any other physical quantity,
वो इंडिपेंडेंट होती है बेटा अपनी प्रॉपर्टी में, वो उसकी जो डेफिनेशन है जो डिफ़ाइन है वो स्टैंडर्ड है बेसिकली। सो ये जो बेस क्वांटिटी होती हैं वो हमने एक स्टैंडर्ड जो है वो बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की टर्म में हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सेकंड है, सेकंड कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन जो उससे आगे बाकी ड्राइव्ड यूनिट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी ड्राइव्ड है, वेलोसिटी को हम किस टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो वेलोसिटी इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। सो ऐसी जो क्वांटिटीज़ जिनकी शिनाख्त जो है वो दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी दे रही हों, वो कौन सी है, ड्राइव्ड, लेकिन जिसकी अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो किसी और टर्म में डिफ़ाइन नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इसमें जो है बेटा मैस, लेंथ, टाइम, ठीक है, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल में ये 7 बेस क्वांटिटीज़ जो है वो है तो वो जो बेसिकली स्टैंडर्ड है वो किसी और टर्म में डिफाइन नहीं होती। ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है डेफिनेटली विच आर ड्राइव फ्रॉम अदर जो है वो क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, अदर क्वांटिटीज़। तो उसमें बेटा क्या क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो फोर्स है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम है, एक्स्ट्रा ये सारी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये सारी जो है वो हम अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म में जो है उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी जो है इट कैन बी जो है डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, फोर्स कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मोमेंटम जो है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इट मीन्स इनकी जो डेफिनेशन है वो अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो एसोसिएट करती है। अच्छा बेटा, कोई भी बेस क्वांटिटी है उसको हमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, कोई न्यू बेस क्वांटिटी या कोई हमारे पास जो ऑलरेडी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो जो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है या मेजर हमें उसको करना है, मेजरमेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी जो है, अब देखिए बेस क्वांटिटी जो है वो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इसमें क्या क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहले जो है वो नंबर 1 जो है हम कहते हैं कि हमें चाहिए होता है क्या, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। नंबर 2 जो है हम कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। अब इसमें जो बेटा जो हमारे पास अगर बेस क्वांटिटी है और तो उसकी ना आइडियल करैक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, उसकी जो प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी उसमें 2 होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो बेटा वो एक्सेसिबल हो और दूसरा हम कहें क्या, इनवेरिएंट होती है। एक तो एक्सेसिबल होती है, एक इनवेरिएंट होती है। अच्छा अब इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एनी मेजरमेंट जो है ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी आप बेस फिजिकल क्वांटिटी नई इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं या ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उनमें ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक नई डेवलप करनी है क्वांटिटी, तो उसमें क्या हमें चाहिए, सबसे पहले चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि उसका यूनिट जो है उसको कैसे डेवलप करेंगे। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जो हमें उसकी मेजरमेंट बताएगा, और उसमें ये 2 करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक तो एक्सेसिबल होनी चाहिए, एक इनवेरिएंट होनी चाहिए। ज़रा इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल टाइम। अब टाइम एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, वो क्या लिया हुआ है, सेकंड। और हम कहते हैं जी 1 सेकंड जो होता है वो 1/86,400 पार्ट ऑफ ए मीन सोलर डे जो है उसको हम कह देते हैं कि ये सेकंड है। सो
सेकंड जो है उसको हमने चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड जो है बना दिया कि जो हमारे पास मीन सोलर डे है उसका 1/86,400 पार्ट जो है उसको हमने नाम दे दिया सेकंड। फिर हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर डेवलप किया, क्या, ताकि इसको इजीली हमने कहा जी अगर 60 सेकंड हो जाएं तो वो 1 मिनट होता है, अगर जो है वो 60 मिनट्स हो जाएं तो वो 1 आवर होता है, ठीक है जी। इसी तरह से हमने कहा जी 24 आवर हो जाएं हम कहेंगे कि वो 1 डे है। सो वी हैव डिवाइज्ड अ प्रोसीजर टू मेजर द टाइम। सो इसी तरह से हम उससे ईयर्स मेजर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल मीन कि हर कॉमन मैन जो है उसकी रेंज में हो। अब देखें बेटा घड़ी जो है वो हर कोई इजीली अफोर्ड भी कर सकता है और उसको ख़रीद भी सकता है, महंगी से महंगी भी ख़रीद सकते हैं, सस्ती से सस्ती भी ख़रीद सकते हैं। सो हमने जो है उसको क्या बना दिया मार्केट में लोगों के लिए एक्सेसिबल। सो एक तो एक्सेसिबल होनी चाहिए, दूसरा इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है जब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है वो स्टैंडर्ड जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं होना चाहिए। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अब टाइम का स्टैंडर्ड जो है वो सेकंड ही है, एंड 60 सेकंड होंगे तो 1 मिनट ही काउंट होते हैं, 60 मिनट हो तो 1 आवर ही काउंट होता है। सो इट मीन्स कि ये फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो इनवेरिएंट भी है। तो एनी न्यू फिज़िकल क्वांटिटी इन्वॉल्व जो है 2 स्टेप्स, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, हम कहते हैं कि वो एक्सेसिबल होती है और इनवेरिएंट होती है। बेटा अब आपने जो है इसमें सबसे पहले हम बात चूँकि कर रहे हैं बेस क्वांटिटीज़ की, बेस की, तो अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो क्या है और उनसे रिलेटेड जो है वो आगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मेन जो टॉपिक हमारा है वो अभी स्टार्ट होगा, जिसको नाम क्या दे रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अब हमने डिटेल से डिस्कस करना है। बेटा आज दुनिया में आज से पहले बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ होते आए हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट वन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे MKS सिस्टम यूज़ होता रहा है, CGS सिस्टम यूज़ होता रहा है, इसी तरह से FP सिस्टम जो है, FPS सिस्टम यूज़ होता रहा है। इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते थे, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते थे। अच्छा, इनमें बेटा देखें कि ये जो सिस्टम था ये वाला MKS सिस्टम, इसमें ना 3 बेस क्वांटिटीज़ थी। जो मैस है और जो लेंथ है उसके लिए यूज़ करते होते थे मीटर यूनिट, मीटर में। मैस के लिए केजी यूज़ होता था, किलोग्राम जो है, और टाइम के लिए कौन सा होता था, सेकंड। CGS सिस्टम जो है इसमें हम लेंथ के लिए जो यूज़ किया करते थे सेंटीमीटर, मैस के लिए यूज़ होता था ग्राम, और टाइम के लिए क्या होता था, सेकंड। ये जो हमारे पास थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें क्या होता है बेटा, फुट, पौंड, फोर्स, और टाइम के लिए क्या आ जाता था, सेकंड। सो लेंथ के लिए फुट यूज़ कर लेते थे और मैस के लिए जो है वो पौंड, और जो टाइम है उसके लिए क्या यूज़ होता था, सेकंड। सो इसमें अगर आप गौर करें तो सारे जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें से एक जो यूनिट है वो सब में ही यूज़ होता था, वो कौन सा है, सेकंड। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटी या विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज सेम फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आंसर आपका क्या होगा, सेकंड। अब देखो कि फिर 1960 में ये डिसाइड किया गया कि एक सिस्टम इंटरनेशनल बनाया जाए ताकि जो है वो ट्रेड वगैरह जो है वो कंट्रीज़ में आसान हो जाए, क्योंकि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की वजह से ट्रेड में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो उन्होंने फिर सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा सिस्टम इंटरनेशनल, डेट कंसिस्ट ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़ एंड 7 बेस यूनिट्स। सो इसमें जो है बेटा हमारे पास क्या क्या है, लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अब इसको अपने बेटा अच्छे से रिवाइज करना है। अब देखो ना, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, आप मैंने जैसे बोला कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो अभी जो है वो आपके मार्क्स कटेंगे। आमतौर पे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है ना अच्छे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो फ़ौरन कर लेते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। अगर बिल्कुल आम सी कोई लाइन पकड़ के एग्जामिनर दे देता है, वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is
नॉट अ बेस क्वांटिटी। लेट से बेटा ये क्वेश्चन है, अब आप गौर करें कि हमारे पास जो है इसमें हम कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है। लेट से जी इसमें आ सकता है मैस है, चार्ज है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है। बेटा लेट से ये क्वेश्चन है। अब देखो कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इग्नोर कर रहे होते हैं, मतलब उनको ये 7 सेट ऑफ यूनिट्स जो है वो बताएं ज़रा, तो चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर जो है वो आंसर जो है वो फ़ौरन से सिलेक्ट करें। तो देखें इसमें आंसर जो है हमारा वो क्या है, चार्ज। चार्ज जो है ये ड्राइव क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी नहीं है। सो समटाइम्स जो है वो कन्फ्यूजन में या जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आंसर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी दे सकते हैं। सो एक दफ़ा इस तरह के जो टेबल है उनको रिवाइज़ भी करना है इंशाल्लाह। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कल जो होगा उसमें हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल में हम देखेंगे जो है वो बेस यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर ड्राइव यूनिट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर था, आई ट्राइड माई बेस्ट के स्लो पेस के साथ चलूँ ताकि आप और मेरी जो है वो फ्रीक्वेंसी मैच करते। मैंने जैसे बेटा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। जैसे मैंने कहा था, एग्जांपल दी थी रेजोनेंस की। रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, अगर अप्लाइड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन हम कहते हैं मैक्सिमम होती है। सो आपकी और मेरी अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई सो नॉलेज ऑब्जॉर्प्शन विल बी मैक्सिमम, तो आपके बेनिफिट में जाएगा। स्टेबलेस्ट